नमस्कार, मैं हूं सौरभ। देश भर में दिवाली मनाई जा रही है और पाकिस्तान ने एलओसी पर इस माहौल को खराब करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने पहले सीजफायर तोड़ा, गोलाबारी की और बदले में भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसलिए असली आतिशबाजी आज हम आपको दिखाएंगे। जान बचाकर भागते पाकिस्तान के फौजियों के परखच्चे उड़ गए। पाकिस्तानी फौज के बंकर्स टुकड़े टुकड़े हो गए और सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। सारे वीडियोस हमारे पास हैं जिनमें पाकिस्तान धुआं धुआं है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो भारतीय सेना ने बदले में पाकिस्तानी फौजियों पर फायर कर दिया। पाकिस्तानी झंडे के परखच्चे उड़ गए, पाकिस्तानी बंकर्स धुआं धुआं हो गए। ये सिर्फ 3 धमाकेदार तस्वीरें नहीं हैं, कैमरे पर तो बहुत कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तंगधार के दूसरी तरफ का ये वीडियो देखिए, कैसे मौत के डर से कांपता पाकिस्तानी फौजी जान बचाकर भाग रहा था। एक दूसरा सैनिक छिपकर जान बचाना चाह रहा था, मगर भारतीय सेना का गोला ऑन टारगेट, वो भी 1 या 2 बार नहीं, पूरे 3 बार गोला निशाने पर पड़ा। पाकिस्तान की हरकत को उसी की भाषा में जवाब दिया। ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड हुआ है। तो गुड हिट ऑन टारगेट, बहुत बढ़िया, मोटे ओके, रिपीट आप थोड़ा ऊपर लो। ये तो बैंग ऑन गया ऊपर है ना। पाकिस्तानी फौजी पीठ पीछे हमला करने के बाद छिपकर बैठे थे, मगर हिंदुस्तान की सेना का निशाना अचूक था, अभेद था, जैसा कि इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। पाकिस्तान ने गुस्ताखी की, मगर भारतीय सेना ने बाजवा के सारे अरमानों पर गोलों की बरसात कर दी। सारे गोले निशाने पर लगे। पाकिस्तानी बंकर्स के चिथड़े उड़ गए। कम से कम 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिकों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। इनमें 2 से 3 पाकिस्तानी फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज थे। कम से कम 10 से 12 पाकिस्तानी फौजी भारतीय सेना के गुस्से की आग में झुलस गए। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के कई बंकर्स, फ्यूल डंप्स और लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया। इसका ट्रेलर आप एक बार फिर इस वीडियो में बहुत गौर से देखिए। ध्यान से सुनिए पीछे से आ रही आवाजें। तो गुड हिट ऑन टारगेट, बहुत बढ़िया, मोटे ओके, रिपीट आप थोड़ा ऊपर लो। ये तो बैंग ऑन गया ऊपर है ना। पाकिस्तान जब जब कायराना हरकत करता है तो खुद को भारतीय सेना की आग में झोंक डालता है। भीषण आग में लिपटा पाकिस्तानी फौज का बंकर और पाकिस्तानी फौज के साजो सामान वाले बंकर की जलती हुई तस्वीर हिंदुस्तान के गुस्से पर मुहर लगा रही है। पाकिस्तान पर भारत का कहर इसलिए बरपा क्योंकि डरपोक पाकिस्तान ने पहले बारामूला में छेड़ने की कोशिश की। घबराए पाकिस्तान ने बारामूला के बाद तंगधार में भी तो साहस दिखाया, गोले दागने शुरू किए। पाकिस्तान की इन हरकतों से साफ है वो अंदर ही अंदर तिलमिलाया हुआ है। जान बचाकर भागते हुए लोगों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि इमरान और बाजवा दोनों ही बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ गोले दागने की हिमाकत की। नियत ने लोगों को निशाना बनाया, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किसी को नहीं छोड़ा। शुक्रवार को पाकिस्तान की कायराना हरकत ने उरी सेक्टर में 3 लोगों की जान ले ली, 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। भारतीय सेना के 3 जवानों को शहादत देनी पड़ी और इसका बदला भारतीय सेना ने कुछ इस अंदाज में लिया। पाकिस्तान जब जब भारत को छेड़ता है,
अपने अंत की कहानी लिखता है। लेकिन इस बार इमरान और बाजवा के इशारों पर एलओसी पर जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की कहानी पाकिस्तान में भीतर मचा सियासी घमासान और उथल पुथल है। कुर्सी पर बैठे बैठे नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कुछ घंटों पहले इमरान खान की कुर्सी हिला दी। जो जाली हुकूमत होती है, जो अपनी आखिरी सांसों पे होती है, जिसने पूरे पाकिस्तान में कुछ नहीं किया, तो ये तो एक दिन में हुकूमत घर जाएगी इंशाल्लाह। मैं घबरा के घर बैठने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अगर धांधली से ये हराते भी हैं मुस्लिम लीग नून को, इनका चेहरा पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, और मैं वही चेहरा दिखाने यहाँ पे आई। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिलेक्टेड है, वो एक कठपुतली है, वो एक मोहरा है जिसको ला के बिठाया। कौन लाया? सिलेक्टर्स लेके आए जिनका नाम मियाँ साहब ने ले दिया। लाइव कैमरे पर मरियम ने सारी कहानी सुनाई। होटल के बंद कमरे से जेल की सलाखों के पीछे तक इमरान ने क्या क्या किया, कैसे किया, सब बताया। जो कराची में हुआ मेरे साथ, मेरा दरवाजा तोड़ के अंदर आए, ये किस मुंह से औरत की इज्जत की बात करते हैं? किस मुंह से खातून की इज्जत की बात करते हैं उसमें? उसके बाद जिसने वो फुटेज रिलीज कर दी थी मीडिया को, उस सहाफ़ी को भी उठा के ले गए थे। आपने देखा होगा कि मैं 2 दफ़ा जेल काट आई, डेथ सेल में रह आई, लेकिन मैंने अभी तक जेल में मेरे साथ जो सलूक किया गया, आपने कहा ना कि वो कहते हैं मैं ख़वातीन की इज्जत करती हूँ, अगर मैंने जेल में अपने साथ होने वाला, एक खातून के साथ होने वाला सलूक बता दिया तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। चंद घंटों बाद 15 नवंबर की डेट फिक्स हो चुकी है। सवाल है, क्या मरियम नवाज ने पाकिस्तानी फौज से सेटिंग कर ली है? क्या इमरान की विदाई का वक्त करीब है? ये सब घबराए हुए हैं और इतना घबराए हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे रिस्पॉन्ड करें, और उस घबराहट में वो इस किस्म के ब्लंडर्स कर रहे हैं कि अकल हैरान हो जाती है। इस हुकूमत को पहले घर जाना होगा, इमरान खान को घर जाना होगा। एक जगह पे आप फेलियर हैं, फेलियर। पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का तमाशा बना के रख दिया। कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इज रेडी कि वो बातचीत करे। हाँ, ये खबरें आ रही हैं। आपके पास ऐसा कोई राब्ता हुआ? मेरे इर्द गिर्द लोगों से बहुत सारे ऐसे राब्ते हुए हैं, तो आप इससे डायरेक्टली नहीं हुए। मरियम का ये कहना कि पाकिस्तानी फौज उनके संपर्क में है, इमरान की बेचैनी बढ़ा सकती है, क्योंकि अब तो पाकिस्तानी चैनल्स भी मरियम और पाक फौज की सेटिंग वाली ब्रेकिंग चलाने लगे हैं। फौज से बात हो सकती है, मगर शर्त यही है कि तहरीक इंसाफ को घर भेजा जाए। लीगी रहनुमा आज बहुत बड़ी खबर आई है, और वो खबर आई है कि शरीफ ख़ानदान की चश्मचराग मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने आज एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में उन्होंने वो कुछ कह दिया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते किए हैं, मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं उससे साफ है कि इमरान सरकार के दिन गिने जा रहे हैं। बाजवा कैंप में हड़कंप मचा हुआ है और इमरान टीवी पर बैठकर घंटे गिन रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। पाकिस्तानी कप्तान की बातों से ही लगता है कि अगले कुछ घंटों में नियाजी खान का गेम बिगड़ने वाला है, और इमरान को सबसे ज्यादा डर किसी और से नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से ही लग रहा है। पाकिस्तानी फौज सब कुछ जुल्म कर रही है, इमरान खान एक पुतला है, ये सारा कर रहा है। किसकी ज़बान कर रहा है? वो हिंदुस्तान भी वही कर रहा है। हिंदुस्तान की कोशिश है क्या? पाकिस्तानी फौज को डिस्क्रेडिट करे। पाकिस्तानी फौज को डिस्क्रेडिट करके क्या होगा? अगर पाकिस्तान की फौज अगर इस वक्त कमज़ोर हो जाती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहता है। इस उनके थिंक टैंक्स की स्टेटेड पॉलिसी है ये। कभी भी 73 साल में इतनी एंटी पाकिस्तान और एंटी मुसलमान हुकूमत आई नहीं जो ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। और उनकी पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो हाइब्रिड वॉरफेयर करें, 5th जनरेशन वॉरफेयर। नियाजी खान का भारत वाला डर अच्छा है, ये डर रहना भी चाहिए, मगर इस वक्त इमरान का ब्लड प्रेशर इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में उनके विरोधी कोई बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे कभी भी आ सकते हैं। जो जाली हुकूमत होती है, जो अपनी आखिरी सांसों पे होती है, जिसने पूरे पाकिस्तान में कुछ नहीं किया सिवाय चीज़ें ख़राब करने के, वो गिलगित बल्तिस्तान में उसकी कोई ना गुंजाइश है, ना गिलगित बल्तिस्तान में उसका कोई नामो निशान है।
और गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये अच्छे से समझते हैं। तो हमारा मुकाबला पीटीआई से नहीं है इंशाल्लाह ताला इधर। और पीटीआई की अगर आप पूरे पाकिस्तान भर की बात करें तो मियां साहब ने तो पहले इमरान खान को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया। और मैं भी ये समझती हूँ कि जैसा अब उनका हाल हो गया, अब ज़रा एक पेज से 2-3 पेजेस तक बात आ गई है। तो इमरान खान साहब और पीटीआई जो है, आप उसको एक ये पेज से हटाएं। बाजवा और इमरान के बारे में कहा जाता था कि वो सेम पेज पर हैं, मगर शरीफ खानदान इमरान के दुश्मनों के साथ मिलकर इस पेज को फाड़ने की तैयारी कर चुके हैं और इसी का डर इमरान को चैन से सोने नहीं दे रहा। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी नियाजी खान को भारत का डर सता रहा है। आप भी गौर से सुनिए। आप जब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ फौज को कह रहे हैं कि ये दो गंदे हैं, बाकी से फौज ठीक है, आप यही कह रहे हैं ना कि फौज रिप्ले। अब क्या फौज कोई एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस पोषण करेगी? फौज को आप कह रहे हैं कू करें इनके अगेंस्ट। आप फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो। इससे बड़ी गद्दारी क्या है? क्यों आज हिंदुस्तान में नवाज शरीफ को इतना चर्चा? इमरान खान बॉलीवुड का विलन है, लेकिन नवाज शरीफ कोई बहुत बड़ा डेमोक्रेट आ गया है। हिंदुस्तान को सूट करता है नवाज शरीफ, इमरान खान नहीं सूट करता। रही बात भारत से युद्ध लड़ने की, तो ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए इमरान की जुबानी, जब चीन के साथ भारत विरोधी पार्टनरशिप वाले सवाल पर कैसे पाकिस्तानी कप्तान की जुबान पर ताला लग गया। भारत में डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दिफाई शराकतदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसी माजी में कोई मिसाल देखने को नहीं मिली। उन्हें यह लगता है कि जब भी कभी चीन के साथ जंग होती थी पाकिस्तान बीच में नहीं आता था और ऐसा हुआ है, और जब कभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती तो चीन कभी बीच में नहीं आता था। वो पहली दफ़ा इसको कंसिडर कर रहे हैं कि 2 फ्रंट वॉर उनको लड़नी पड़ सकती है इस दफ़ा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों पहले की तरह नहीं है। आप सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, क्या वाकई ऐसा खतरा भारत के लिए मौजूद है? देखिए, आपके सामने हालात हैं। अमेरिका ने फैसला किया कि भारत एक वो मुल्क है जो उन्होंने रखना है चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो जाहिर है जब वो ये कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान और चीन की तो कोऑपरेशन बढ़ जाएगी। आप चीन के साथ अगर भारत का फड्डा होता है और चीन आपसे मदद मांगता है तो आप पूरी मदद करेंगे? आप खैर अल्लाह करे कि हमारा किसी किस्म का कुछ ना हो और होना। देखिए, मैं तो जंग में बिलीव ही नहीं करता, मैं तो मिलिट्री सोल्यूशन में कभी माना ही नहीं हूँ। बॉर्डर पर पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है उसका डायरेक्ट कनेक्शन कराची से इस्लामाबाद तक फैली सियासत से है। नियाजी खान अपने मुल्क में लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है, मगर इमरान को ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जब जब सीज फायर का उल्लंघन करेगा बदले में उसे सिर्फ फायर ही नसीब होगा। बॉर्डर पर टेंशन पैदा करने की कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद पर जाने वाले हैं। मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक बड़ा मैसेज दिया। नरेंद्र मोदी ने देश के सभी लोगों से अपील की है कि इस दिवाली हर घर में एक दिया बॉर्डर पर खड़े जवानों के लिए जलाएं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! दिवाली के दिन सरहद पर तैनात जाबाजों को अपने हाथों से मिठाई खिलाना, देशभक्ति गीतों पर जवानों के साथ खड़े होकर ताली बजाना, सैनिकों से उनकी जरूरतों के बारे में पूछना, उसे नोट करना और उसे पूरा कराने की गारंटी लेना, और बॉर्डर पर सेना की तैयारियों को जांचना परखना। ये काम नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही कर सकता है। सबसे पहले आपको देश ही याद आता है, कर्तव्य याद आता है, बाकी सब चीजें आपकी बहुत दूर होती है। लेकिन फिर भी जब त्योहार होता है तो परिवार वालों की इच्छा रहती है कि आप अगर दिवाली उनके बीच मनाए तो अच्छा होगा।
स्वाभाविक है, लेकिन आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं और इसलिए आपका तो मन करता है कि बस मोर्चा नहीं छोड़ना है, मकसद पूरा करना है। दिवाली के दिन जवानों के बीच प्रधानमंत्री खुद भी सेना की वर्दी में होते हैं। दिवाली के मौके पर मोदी सरहद पर खड़े जवानों को अकेलापन महसूस नहीं करने देते। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर जवानों का जोश हाई हो जाता है। परिवार से दूर होने पर भी नरेंद्र मोदी उनके अंदर गर्व की भावना भर देते हैं। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, हर साल उन्होंने जवानों के साथ ही दिवाली मनाई है। बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए प्रधानमंत्री के दिल में कितनी खास जगह है, इसका एहसास कराने वो हर साल जवानों के बीच जाते हैं। दिल्ली छोड़कर प्रधानमंत्री उन सैनिकों के साथ रोशनी का त्योहार मनाते हैं जो अपने घर परिवार को छोड़कर सरहद को रोशन करने में जुटे रहते हैं। बीच वो संदेश लेकर 2014 में पीएम मोदी ने सियाचिन में -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच दिवाली मनाई थी। 2015 में प्रधानमंत्री पंजाब सीमा पर पहुंचे थे और सैनिकों का जोश बढ़ाया था। 2016 में नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर पहुंचे और भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी जवानों के साथ रोशनी का पर्व मनाया था। 2017 में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुरेज में तैनात सैनिकों का जोश हाई किया था। 2018 में पीएम मोदी उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे और भारत चीन सीमा के पास सेना और आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। हर्षिल के बाद मोदी केदारनाथ के दर्शन करने भी गए थे। 2019 में मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास पहुंचे। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वो मोदी का पहला कश्मीर दौरा था। 2020 की दिवाली खास है। पिछले 7 महीने से लद्दाख में भारत चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। एलएसी पर टेंशन है तो पाकिस्तान एलओसी पर भी टेंशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। डबल चैलेंज के बीच प्रधानमंत्री मोदी विस्तारवादी चीन और आतंक परस्त पाकिस्तान को एक साथ हार्ड मैसेज दे रहे हैं। भारत पड़ोसी देशों की ओछी हरकतों के सामने झुकने वाला नहीं है। वह हर तरीके से उन्हें जोरदार जवाब देगा। अयोध्या की राम जन्मभूमि पर करीब 500 साल बाद पहली बार भव्य दिवाली मनाई जा रही है। राम मंदिर निर्माण के बीच इस ऐतिहासिक मौके पर सरयू घाट 5,51,000 दियों से जगमगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने रामलला और सरयू की आरती करके दीपोत्सव की शुरुआत की। अयोध्या की भव्य और दिव्य दिवाली की कुछ बहुत ही खास तस्वीरें देखिए। अयोध्या के घट घट में राम है, सरयू के हर घाट राममय है। अयोध्या में राम नाम की रोशनी से जगमग है राम की नगरी। अयोध्या में सरयू किनारे 5.5 लाख दिए चल रहे हैं। रामलला के दर्शन भी हो रहे हैं। राम की झांकी निकल रही है। राम का राज्याभिषेक हो रहा है। अयोध्या के प्रभु श्री राम की अद्भुत अलौकिक तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। राम का नाम अयोध्या से पूरे संसार में फैल रहा है। अयोध्या तो युगों युगों से राम के रंग में डूबी हुई है। पहली बार अयोध्या के रंग देखकर दुनिया दंग है। 5,51,000 दिए जलाए गए हैं और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इस समय हम राम की पैड़ी पर हैं और इस राम की पैड़ी पर जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको दियों की रोशनी दिखाई देगी, उनकी जगमगाहट दिखाई देगी। पूरी एक मंदिर की श्रृंखला पीछे है यहाँ पर, उसमें खूबसूरत इसकी दियों की रोशनी पड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। अयोध्या में दिए तो पहले भी जलते थे, दिवाली पहले भी मनती थी, लेकिन तब रामलला के दर्शन नहीं होते थे। रामलला की एक झलक पाने के लिए अयोध्या वासियों को 125 साल तक इंतजार करना पड़ा, मगर अब सारी बंदिशें टूट चुकी हैं। राम का भव्य दरबार सजा हुआ है। रामलला अपने भाइयों के साथ दरबार में विराज कर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। रामलला की जन्मभूमि पर पूरे 4 मंदिर का सपना साकार हुआ है। अयोध्या उसी तरह प्रसन्न है जैसे प्रभु श्री राम का वनवास पूरा होने पर मैं कुछ विकास के कार्यों के साथ अयोध्या को जोड़ने के लिए आता था, लेकिन आवाज एक ही आती थी कि योगी जी काम की बात मत करो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करो।
एक ही आवाज हमें हर जगह से सुनाई देती थी। अयोध्या की ये भव्य दिवाली ऐसे वक्त में हो रही है जब कोरोना है। महामारी के कारण देश प्रदेश के मंदिर बंद हैं। जो मंदिर खुले हैं वहां दर्शन की लिमिटेड परमिशन है, फिर भी अयोध्या जगमग है। ये दिवाली श्री राम जन्मभूमि वाली है, जिसके लाखों दियों की रोशनी करोड़ों करोड़ राम भक्तों को सुकून दे रही है। पहली बार 500 साल बाद राम जन्मभूमि पर 11,000 दिए जलाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जाके वहां पे दिए जलाए हैं, रामलला के दर्शन करे हैं। अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार दिवाली मन रही है। कोरोना के कारण भक्तों की लिमिटेड एंट्री हुई है, फिर भी अयोध्या का ऐश्वर्य देखकर लगता है मानो स्वर्ग की चमक भी इसके सामने फीकी पड़ गई हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या वाली दिवाली को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की पावन धरती पर लाखों दिए जलाने का आइडिया भी योगी का है और उसका परफेक्ट एग्जीक्यूशन भी योगी के हाथों से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी सदैव इस बात को कहते हैं कि कार्य कोई भी हो इस प्रकार का होना चाहिए जो कार्य वास्तव में अन्यों के लिए प्रेरणादायी भी हो और एक अमिट छाप छोड़ने के साथ साथ अन्यों को भी प्रेरित कर सके। और दीपोत्सव का कार्यक्रम इसीलिए अयोध्या के साथ जोड़ करके हम लोगों ने अयोध्या के संकल्प को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, राम राज्य की उस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाया है, जिसकी इस देश को आजादी के बाद से प्रतीक्षा थी। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर जहां तक नजर उठाकर देखिए दिए ही दिए नजर आते हैं। के कारण अयोध्या को सजाने की जिम्मेदारी इस बार सरकारी कर्मचारियों ने नहीं बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने उठाई। अयोध्या के मठ मंदिरों में राम भजन और रामायण पाठ चलते रहे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दिवाली है तो कनक भवन, जानकी मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर भी सजा धजा है। अयोध्या में हिंदू त्योहार की मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का ऐसा भव्य दर्शन पहली बार हो रहा है। राम की नगरी में ऐसी दिवाली मनाना राम भक्तों का सपना था, वो सपना सच हुआ है। आज अयोध्या की दिवाली की हर तरफ चर्चा हो रही है तो प्रधानमंत्री के एक नए प्रयोग की भी चर्चा है, जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया भर में सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री का यह प्रयोग क्या है, समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं, होलिस्टिक तरीके से सोचता है। हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों को भी अब होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसी तरीके से ही सुलझाया जा रहा है। आज देश में सस्ते और प्रभावी इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर वेलनेस ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आचार्य चरक ने भी कहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना, ये आयुर्वेद के उद्देश्य हैं। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही रहे, इसी सोच के साथ ऐसे हर कदम उठाए जा रहे हैं जिससे बीमार करने वाली स्थितियां दूर हो। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसे पूरी दुनिया अब कह रही है। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उसे दुनिया स्वीकार कर रही है। आयुर्वेद की ताकत को विश्व समझ रहा है और उसे सम्मान भी मिल रहा है। ग्लोबली भारत की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, जिसका खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टी घेब्रेयेसस ने ऐलान किया है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर भारत में खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें परंपरागत और पूरक दवाओं के लिए रिसर्च, ट्रेनिंग और जागरूकता जैसी चीजों को बढ़ावा देगा। ये नया सेंटर WHO के ट्रेडिशनल कार्यक्रम 2014 से 2023 तक के कार्यक्रम को बढ़ाने में मदद करेगा। 2014 to 2023
WHO ने जब इस लैंडमार्क का ऐलान किया तब प्रधानमंत्री आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA के रूप में समर्पित कर रहे थे। WHO के मुखिया और मेरे मित्र, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इस रूप में उभरा है, उसी प्रकार पारंपरिक चिकित्सा का यह सेंटर भी ग्लोबल वेलनेस का सेंटर बनेगा। ये भी उतना ही सही है कि ये ज्ञान ज्यादातर किताबों में, शास्त्रों में रहा है और थोड़ा बहुत दादी नानी के नुस्खों में रहा है। इस ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए देश में अब पहली बार हमारे पुरातन चिकित्सा वाला ज्ञान जो है, उस ज्ञान विज्ञान को 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान से मिली जानकारी के साथ भी उसको जोड़ा जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, नई रिसर्च की जा रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में फैला हुआ ये बॉटनिकल गार्डन, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स की करीब 5000 प्रकार के मेडिसिनल प्लांट जो हैं वो उपलब्ध हैं। करीब 241 जीनस के ये जो प्लांट्स हैं वो हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड ओवर मौजूद हैं प्रजातियां उसके, और इसमें से कई तो ऐसे दुर्लभ हैं, दुर्लभ स्पीशीज यहाँ पे डेवलप की गई हैं जो कि इस एनवायरनमेंट में डेवलप नहीं हो सकती, जैसे कि अशोक के ये पौधे हैं, अशोक के ये पेड़ हैं, या फिर यहाँ निर्गुंडी आपको ये देखने को मिल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिंदुस्तान पर भरोसा ऐसे ही नहीं बढ़ा है। कोरोना काल में दुनिया ने आयुर्वेद की शक्ति को देखा है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी मेडिकल हस्तियों वाले अपने देश महामारी को फैलने से रोकने में नाकाम रहे, तब हमारे आयुर्वेद ने ही इस महामारी को काफी हद तक फैलने से रोका। कोरोना के इस मुश्किल समय ने फिर दिखाया है कि हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ी भारत की ये पारंपरिक विद्या कितनी कारगर है। जब कोरोना से मुकाबले के लिए कोई प्रभावी तरीका नहीं था, तो भारत के घर घर में हल्दी, दूध और काढ़ा जैसे अनेक इम्यूनिटी बूस्टर उपाय बहुत काम आए। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी घनी आबादी और ऐसा हमारा देश अगर आज संभली हुई स्थिति में है, तो उसमें हमारी इस परंपरा की भी अहम भूमिका रही है। भारत के ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर में गुजरात के जामनगर के आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसे हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने समझाने की कोशिश की। ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में WHO का एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा जो सीधा WHO के साथ मिलकर कार्य करेगा और शिक्षा, अनुसंधान, कॉमर्स और रेगुलेशन, उन सब क्षेत्रों में जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है उसको इससे बहुत लाभ मिलेगा। ITRA को इस तरह से डेवलप किया गया है कि विश्व स्तर की रिसर्च आयुर्वेद के क्षेत्र में यहाँ पे हो सके, और इसके लिए
एडवांस लेवल की बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जुड़ी लैब्स जो हैं वो बनाई गई हैं, जिनमें ऑटो एनालाइजर से लेकर के इम्यूनो ऐसे एनालाइजर जैसे इक्विपमेंट्स जो हैं उनको इंस्टॉल किया गया है। इस तरह के डीप फ्रीजर्स हैं जिनमें -80 डिग्री तक के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है, ताकि सही कंडीशंस में जो सैंपल्स हैं उनको एनालाइज किया जा सके। और आगे आपको दिखाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना की मशाल वाली दिवाली, एक ब्रेक के बाद।